हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सैयद साजिद अली। और आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हेरिडिटी, देखो कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोगों को उसके मीनिंग जानना ज़रूरी है। अगर हम लोग उसके मीनिंग को जानते हैं, उसके टाइटल के मीनिंग को जानते हैं, तो हम लोगों के लिए बाकी की चीज़ें आसान हो जाती है। तो आइए पहले हम लोग टाइटल को समझते हैं। हेरिडिटी, हेरिडिटी ये वर्ड जो आया है लैटिन में, इसका मतलब होता है हेयर, HEIR, हेयर। और हेयर का मतलब क्या होता है? लीगली टू रिसीव, लीगली टू रिसीव, लीगली टू रिसीव, RECE, लीगली टू रिसीव। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा ये वर्ड को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज करो ये एक आदमी है, ठीक है, और इनका एक बेटा है, ठीक है, और क्या हो जाता है, अगर इनकी डेथ हो जाती है, अगर इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होके, लीगली ट्रांसफ़र होके किसको मिलेगी? इनको मिलेगी, इनके बेटे को। इन फ्यूचर अगर इनकी डेथ हो जाती है तो वही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होके किनको मिलेगी? उनके बेटे को या उनकी लड़की को। और वैसा ही पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें ट्रांसफ़र होगी। ट्रांसफ़र हो रही मतलब किसी न किसी से रिसीव हो रही है, तो इसीलिए बोला गया है लीगली टू रिसीव। हेरिडिटी वर्ड साइंस में क्यों डाला गया है? क्योंकि इसमें भी, इस चैप्टर में भी ऐसा ही हो रहा है, इस वर्ल्ड में ऐसा ही हो रहा है कि वी आर रिसीविंग समथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स। तो इस बेस पे हम हेरिडिटी की अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी? अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। ये 4 वर्ड बहुत ज़रूरी है पूरे डेफिनेशन में। ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में हेरिडिटी का डेफिनेशन है। ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन इज़ नोन एज हेरिडिटी। थोड़ा टेक्निकली बोलते हैं यही डेफिनेशन को, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग, प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग, प्रोजेनी और ऑफ स्प्रिंग, OFF, प्रोजेनी और ऑफ स्प्रिंग। प्रोजेनी एंड ऑफ स्प्रिंग इज नथिंग बट उन लोगों के यानी कि चिल्ड्रन, उसको साइंटिफिक वे से बोला गया है। और एकदम टेक्निकली अगर बोलूँ तो हेरिडिटी का मतलब क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। देखो सेम, फ्रॉम वन जनरेशन, जनरेशन बोलो तो क्या? जनरेशन ऑफ पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, फ्रॉम चिल्ड्रन टू देयर चिल्ड्रन। तो ये क्या हो जा रहा है? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो तीनों भी डेफिनेशन में से, यानी ये तीनों में से जो भी आपको सिंपल लगा आप लोग वो लिख सकते हो। 10th स्टैंडर्ड के लेवल के लिए ये तीनों में से कोई भी एक डेफिनेशन एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये हो जाता है हेरिडिटी के बारे में। ठीक है, अब इसके आगे आपकी बुक में और भी कुछ दिया हुआ है। अब वो चीज़ को समझने के लिए आप लोगों को बेसिक्स से शुरू करना पड़ेगा। तो बेसिक्स क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। बायोलॉजी का बेसिक्स क्या है अभी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोगों को अगर ये जानना है कि कैरेक्टर कैसा पास ऑन होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो हम लोगों को बायोलॉजी का बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब बायोलॉजी का बेसिक देखते हैं। अब बेसिक क्या है तो याद रखो कि बेसिक ये है कि अगर आप कोई बिल्डिंग देखते हो, चाहे वो 2 माले की हो, 5 माले की हो, 10 माले की हो या 50 माले की हो, कोई भी बिल्डिंग हो वो एक छोटे से यूनिट से बनी हुई होती है। अगर आप उसकी दीवार को या दीवार को तोड़कर देखते हो तो उसके अंदर आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाई देगी, उसका नाम है ब्रिक। ये तो फिलहाल डस्टर है, लेकिन हम लोग ब्रिक मतलब क्या? ईंट आपको दिखाई देंगी। तो वो बिल्डिंग कैसी बनी है? वो बनी है
एक ईंट दूसरे ईंट पे रख के, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट रख कर जो है ये बिल्डिंग रेडी हुई है या ये बिल्डिंग तैयार हुई है। ठीक है, तो वैसे ही प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी हो, ये सारे जिंदा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी एक छोटे से यूनिट से बने हुए हैं, एक छोटी सी चीज़ से बने हुए हैं, और उसका नाम क्या है? सेल। उसका नाम क्या है? सेल। व्हाट इज अ सेल? सेल बोले तो ये एक वर्ड से आया है जिसका नाम है क्या? सेल्यूला। जिसका नाम क्या है? सेल्यूला। और सेल्यूला का मतलब होता है क्या? कैविटी। सेल्यूला का मतलब क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट अ कैविटी। तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कैविटी? कैविटी बोले तो वो जो कोई चीज़ को संभाल, यानी कोई चीज़ उसके अंदर रख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो पाउच है, हाँ, तो ये पॉकेट जो है इसके अंदर मैं ये रख रहा हूँ, इट इज़ अ कैविटी। वैसे ही ग्लास हो गए या फिर कोई कटोरी हो गई, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ कैविटी जिसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ रख सकते हैं। इसका मतलब साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि सेल के अंदर भी कोई चीज़ रहती है। क्या रहती है? दैट आर नोन एज अ सेल ऑर्गेनल्स। बट सेल ऑर्गेनल्स को अभी आपके ये चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम लोग सेल ऑर्गेनल वाला पार्ट स्किप करते हैं। खाली इतना समझो कि ये है सेल। अब मैं सेल का डायग्राम बनाता हूँ। सेल, दिस इज कंसिडर, दिस इज एज अ एनिमल सेल। ठीक है, तो सेल के अंदर दो कंपार्टमेंट होता है, एक होता है बड़ा कंपार्टमेंट, एक होता है छोटा कंपार्टमेंट। तो बड़े कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और दूसरा जो छोटा वाला कंपार्टमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूक्लियस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। वर्ड्स को थोड़ा सा तोड़कर पढ़ेंगे क्योंकि ये बायोलॉजी है, तब टर्मिनोलॉजीज आसान करने के लिए इसको तोड़कर पढ़ना पड़ेगा। साइटो बोले तो इट इज़ नथिंग बट रिलेटेड टू सेल, इट इज़ नथिंग बट रिलेटेड टू सेल और अ कैविटी। प्लाज्मा बोले तो क्या? शेप। प्लाज्म या प्लाज्मा बोले तो क्या? शेप। ठीक है, और न्यूक्लियस बोले तो क्या? इट इज़ नथिंग बट अ सेंटर, इट इज़ नथिंग बट अ सेंटर। ठीक है, तो ये हो जाता है इसके बारे में। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि कैसा हेरिडिटी में कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। आखिर क्या ऐसी चीज़ है हमारे सेल में या हमारी बॉडी में जो हमारे कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में? तो उसके लिए हमको पहले तीन चीज़ समझना, बेसिकली तीन चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। वो तीन चीज़ क्या है? तो सबसे पहला है हमको जानना ज़रूरी है, पहली वाली, जिसका नाम है क्रोमोसोम। दूसरा होता है डीएनए और तीसरा होता है जीन। तीनों पहले तो इन लोगों को हम लोग वर्ड को पढ़ेंगे। क्रोमो वर्ड आया है क्रोमा से। क्रोमा, क्रोमा बोले तो कलर, जोम बोले तो बॉडी या जोमा बोले तो बॉडी, कलर्ड बॉडी। ये नाम क्यों दिया हुआ है? जब साइंटिस्ट कोई सेल, एक सेल को जब उन लोगों ने अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर रहे थे तो सारी चीज़ें क्लियरली दिखी, इसलिए उन लोगों ने कुछ कलरिंग एजेंट डाले थे जिसको स्टेनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं या स्टेनिंग मीडियम बोलते हैं। तो जब वो कलरिंग एजेंट डाले थे तब सेल के अंदर स्पेशली क्रोमोसोम वाला जो पार्ट है वो बहुत ब्राइटली स्टेन हो गया था। स्टेन होना मतलब बहुत ब्राइटली कलर हो गया था, बहुत डार्क कलर हो गया था, तभी से उसका नाम दिया गया क्रोमोसोम, कलर्ड बॉडी। ठीक है, अब ये कलर्ड बॉडी होती कहाँ पर है? तो अभी मैंने आप लोगों को ये बताया था सेल और ये बताया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर रैंडमली एक्स शेप के कुछ मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं क्या? नथिंग बट अ क्रोमोसोम, नथिंग बट अ क्रोमोसोम। हम लोग क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं या क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती है और वो एक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो चीज़ हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए ये तीन बेसिक चीज़ हमको जानना ज़रूरी है। क्रोमोसोम, और ये है वो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर रैंडमली प्रेजेंट होते हैं एक्स शेप में। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई करता हूँ और मैग्नीफाई करके अगर मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, तो हमको
क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, कुछ इस तरीके से हम लोगों को क्रोमोसोम दिखाई देंगे। ठीक है, ये है क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये हो गया क्रोमोसोम के बारे में। अब क्रोमोसोम के बाद आता है क्या, दूसरा पार्ट, डीएनए। ठीक है, अभी डीएनए को अगर मुझे समझाना है कि डीएनए एग्जैक्टली है कहाँ या कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है, तो याद रखो, कंसीडर करो ये क्रोमोसोम को एज अ स्वेटर। जो स्वेटर हम लोग पहनते हैं ठंडी के मौसम में, तो वो स्वेटर को क्रोमोसोम कंसीडर करो। और अगर ये क्रोमोसोम यानी कि ये स्वेटर में से अगर एक उसका वुल निकल जाता है, एक हल्का सा धागा निकल जाता है, और अगर कोई शरारत करते हुए वो धागे को खींचता है, तो क्या होगा, ये स्वेटर आहिस्ता आहिस्ता खुलता जाएगा, अनवाइंड होता जाएगा, खुलता जाएगा। तो ये जो धागा क्रोमोसोम में से निकला, इट इज़ नथिंग बट अ डीएनए। तो ये जो धागा क्रोमोसोम में से निकला, इट इज़ नथिंग बट अ डीएनए, इट इज़ नथिंग बट अ डीएनए। लेकिन डीएनए कैसा, आई होप इतना तक का आपको समझ में आया होगा, लेकिन डीएनए कैसा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। डीएनए कैसा रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको जानने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, आपके दिमाग में ये बात इंशाल्लाह चले जाएगी। तो ज़रा अब डीएनए को समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ करो अगर आपको बनाना है क्या, चाय बनाना है, सपोज़ करो यू वांट टू मेक अ टी। ठीक है, अब अगर आपको चाय बनाना है तो उसके पीछे कुछ चीज़ें आपको, यानी चाय बनाने के लिए कुछ चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहला क्या, डिपेंडिंग अपॉन कितने लोगों के लिए चाय बनाना है, उसके ऊपर डिपेंडिंग अपॉन डैट आप सपोज़ करो पानी लोगे। ठीक है, तो आप क्या लोगे, सबसे पहला वाटर, कितना लेंगे, सपोज करो 4 कप ऑफ वाटर लोगे आप। फिर डिपेंडिंग अपॉन द वाटर क्वांटिटी आप क्या करोगे, उतना आप टी पाउडर लोगे। टी पाउडर बोले तो हम लोग चाय पत्ती बोलते हैं, तो हम लोग टी पाउडर लेंगे। टी पाउडर लेंगे, कितना लेंगे, सपोज करो टी 2 जो है चम्मच लेंगे, टी स्पून। ठीक है, तो हम लोग 2 चम्मच टी पाउडर ले लिए। और तीसरी चीज़ हम लोगों ने क्या ऐड किया इसके अंदर, हम लोगों ने शुगर ऐड किए। शुगर कितना ऐड किए, सपोज़ करो ये भी 2 चम्मच ऐड कर दिए। और उसके बाद हम लोग को मिल्क ऐड करना है। अगर हम लोगों को ब्लैक चाय नहीं पीना है तो हम लोगों को मिल्क ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपके कलर के हिसाब से आपको ये ऐड करना पड़ेगा। अगर ये चारों चीज़ अगर आप देखोगे, ये चारों चीज़ क्या है, ये चारों चीज़, दिस इज़ नथिंग बट अ रेसिपी टू मेक अ टी। आपको चाय बनाने का है तो चाय बनाने की ये रेसिपी है, बराबर है। अगर आप रोज़ उतना ही क्वांटिटी में अगर सारी चीज़ें लोगे, आपको डेली चाय का टेस्ट वही रहेगा जैसा अभी मिलेगा। ठीक है, वैसा ही अगर आपको बिरयानी बनाना है तो डिपेंडिंग अपॉन कितने लोग हैं उस हिसाब से आपको चावल लेना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको फिर उसके अंदर तेल कितना डालना है, मसाला कितना डालना है, नॉन वेज है या वेज है, उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आप ऐड करोगे, यानी कि 2 किलो चावल, फिर उसके बाद इतना लीटर तेल, इतना ज़्यादा मसाला वगैरह वगैरह। ये भी क्या है, इट इज़ नथिंग बट अ रेसिपी टू मेक अ बिरयानी। आप सोचो, ज़रा गौर करो, अगर आपको एक छोटी सी चाय भी बनाना है या फिर आपको बिरयानी बनाना है, उसकी एक रेसिपी होती है, उसकी एक सिस्टमेटिक वे से एक रेसिपी होती है। अगर इसमें ज़रा सी भी बिगाड़ हो जाए, चाय में मज़ा नहीं आएगा, बिरयानी में मज़ा नहीं आएगा, अगर रेसिपी में बिगाड़ हो जाए। आपको नहीं लगता अगर ये छोटी चीज़ों के लिए रेसिपी है, तो क्या प्लांट, इतना बड़ा प्लांट और इतना जो है ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जो होते हैं, क्या उनकी रेसिपी नहीं है? यस, उनकी भी एक रेसिपी है, और उस रेसिपी का नाम है डीएनए। डीएनए में हमारी रेसिपी लिखी है, डीएनए इज रेसिपी, और डीएनए में हमारे सारे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, और उस कैरेक्टर के हिसाब से हम लोगों की बॉडी रिएक्ट करती है। अगर डीएनए इज अवर रेसिपी, अगर हमारी रेसिपी में बोल दिया गया कि पैदा होने वाला बच्चा गोरा होगा, तो डेफिनेटली वो गोरा होगा। अगर वो काला होगा, आप कुछ भी कर लो, वो काला ही होगा। अगर उस पर लिखा हुआ है कि वो राइटी होगा, वो राइटी होगा। अगर लिखा है कि लेफ्टी होगा, वो लेफ्टी होगा। हाइटेड है कि शॉर्ट है, गोरा है कि काला है, राइटी है लेफ्टी है, सारी चीज़ हमारे डीएनए में लिखी हुई है। डीएनए इज अवर रेसिपी।
आप क्यों जब चावल डालते हो, खेत में चावल डालते हो, तो चावल ही का झाड़ क्यों आता है, गेहूं का झाड़ या अंगूर का झाड़ क्यों नहीं आता है? क्योंकि चावल के डीएनए में, चावल के रेसिपी में लिखा है कि वो चावल का ही झाड़ उगेगा। तो क्या हो जाता है, जैसा हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और कोई प्रोग्राम को हम लोग लिख कर उसको बराबर से कोड फॉर्म में प्रोग्राम को लिख कर हम लोग वो ऐप बनाते हैं या जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वैसा ही हमारा ऐप काम करता है या हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है काम करता है। वैसे ही हमारी बॉडी भी प्रोग्राम की गई है ये डीएनए के ज़रिए। डीएनए के ज़रिए हमारी रेसिपी तैयार की गई है, लेकिन वो डीएनए के ऊपर जो कोडेड फॉर्म में जो लैंग्वेज लिखी गई है, उस कोडेड लैंग्वेज का नाम है या उस कोडेड फॉर्म का नाम है जीन। डीएनए को और थोड़ा आसान करने की कोशिश करता हूं कि ये पेज को कंसीडर करो एज अ डीएनए, ये पेज को कंसीडर करो, जस्ट मिसाल के तौर पे बोल रहा हूं, कोई भी लिखने वाला पेज जो है उसको कंसीडर करो एज अ डीएनए, और डीएनए के ऊपर मैंने लिख दिया, कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब आप बोलो यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, CAT कैट, क्या आप बैट पढ़ोगे? नहीं, जब कैट लिखा हुआ तो कैट ही पढ़ोगे। वैसा अगर आपके डीएनए में लिख दिया गया कि आप राइटी हो तो आप राइटी ही रहोगे, अगर लिख दिया गया कि आप गोरे हो तो आप गोरे ही रहोगे, काले नहीं हो सकते। समझ में आया? देखो यहाँ पर ब्लैक लिख दिया गया तो वो कैट जो पैदा होने वाली वो कैट ही रहेगी, फीमेल लिख दिया गया तो फीमेल ही बच्चा पैदा होगा, अगर मेल लिख दिया गया आपके डीएनए में तो मेल ही पैदा होगा। तो बोलने का मकसद क्या है कि आपके डीएनए के ऊपर जो लिखावट है उस लिखावट का नाम है जीन। वो जीन आपके डीएनए पे लिखे हुए हैं। देखो अब उसको थोड़ा सा मैं यानी बनाकर बताता हूं कि ये है डीएनए। अब आप बोलोगे सर डीएनए तो कुछ ऐसा ऐसा होता है, यस ऐसा ही होता है, नो डाउट, लेकिन अभी सपोज करो यानी समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने उसको ऐसा स्ट्रेट कर दिया, तो उसके ऊपर कोई कोडेड लैंग्वेज में चीज़ लिखी रहती है, ACGT, ये सारी जो है लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को बोलते हैं क्या, इस लैंग्वेज को बोलते हैं क्या, जीन। ये पूरा क्या है, डीएनए। ये मैंने एक ही साइड लिखा हूँ, एक साइड नहीं लिखा हूँ, ठीक है। ये पूरा क्या है, डीएनए। और चलो मैं एक और साइड लिख ही लेता हूँ, दूसरा साइड भी लिख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीएनए। ये डीएनए के ऊपर ये जो लिखावट है उसको बोला गया है जीन, और ये जीन एक कोडेड फॉर्म में। अभी ये लिखे, आप बोलेंगे सर ये लिखने से मेरे को कैसा पता चलेगा कि किसी की यानी कि किसी का कैरेक्टर गोरे रंग वाला है या हाइटेड है कि काला है या जो भी है, तो कैसा समझेगा? इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि ये कोडेड फॉर्म में, ये लैंग्वेज हमको नहीं समझ में आती है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज किसको समझ में आती है? जो जेनेटिक्स में माहिर है। समझ में आया? तो ये हो जाता है हमारा, आई होप अभी तुम लोगों को समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ क्रोमोसोम, व्हाट इज़ डीएनए एंड व्हाट इज़ जीन। क्रोमोसोम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम फॉर एन एग्जाम्पल कंसिडर करो एज अ स्वेटर। स्वेटर क्या है? एक वुल से बना हुआ है, वो वुल को निकालो, डेट इज़ अ डीएनए। और डीएनए क्या है? डीएनए के एक हमारी रेसिपी है और उसके ऊपर की जो भाषा है वो है जीन। आई होप तुम लोगों को ये अच्छे से समझा होगा। कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप कमेंट बॉक्स या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जितना जल्दी हो सके आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका डीएनए और जीन। ये तीनों चीज़, क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन, ये तीनों चीज़ मैंने क्यों समझाया आपको? क्योंकि अभी आगे ये सारे वर्ड्स यूज़ होने वाले हैं, तो इसीलिए आपको ये बताना ज़रूरी था। अब कमिंग बैक, ये सारा क्या था? ये सारी चीज़ जो थी बेसिक्स थी या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग जेनेटिक्स। अब कमिंग बैक टू योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के पहले पैराग्राफ में जो दिया हुआ है 5 साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि 5 काम किए हैं कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर, 5 से ज़्यादा है वो, तो उनके बारे में। तो उसको जानने के लिए आप ऐसा बनाइए आपकी नोटबुक में, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और ये ईयर है, ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, और वर्क डन, इन लोगों ने क्या काम किए हैं वो है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे,
ये ऐसा नोटबुक में बना के रखिए। आपको मैच द फॉलोइंग, फाइंड ऑड वन आउट, फिल इन द ब्लैंक्स या MCQ वगैरह के लिए ऐसा पैटर्न ज़्यादा हेल्प करेगा याद रखने के लिए। ठीक है, पहला ईयर है 1866 और इस आदमी का नाम क्या है? ग्रेगोर जॉन मेंडल। ग्रेगोर जॉन मेंडल, ठीक है। ये इन्होंने यानी ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किए, सारी दुनिया को जेनेटिक्स समझाए। जेनेटिक्स मतलब क्या, यानी कि वही हेरिडिटी समझा है इन्होंने। जेनेटिक्स मीन्स व्हाट? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, तो हेरिडिटी आपको समझ में आ गया कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। और वेरिएशन बोले तो क्या? डिफरेंसेस। अगर आपका भाई है, आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, यानी कि 2 भाई 2 बहन है, सपोज करो आपकी फैमिली में अम्मी अब्बा के अलावा आप लोग 4 हो। ठीक है, अगर आपका जो भाई है वो ऑलमोस्ट आपके जैसा दिखता है, लेकिन क्या आपका भाई आपके फ्रेंड्स में जाके रह सकता है? नहीं। आपके फ्रेंड बोलेंगे आपका भाई आपके जैसा दिखता है मगर पूरी तरह से आपके जैसा नहीं है। क्यों आपके जैसा नहीं है? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ हल्के से माइनर से चेंजेस हो गए उसके चेहरे के स्ट्रक्चर में, उसके आँखों के अंदर के आँखों का कलर में हल्के से चेंजेस हो गए। भले ही वो आपका सगा भाई है, लेकिन उसके अंदर हल्के से चेंजेस हो गए जो उसको आपसे थोड़ा सा डिफर करता है, अलग करता है। दैट इज नोन एज अ वेरिएशन। वेरिएशन बोले तो क्या? डिफरेंसेस अमंग क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? तो जेनेटिक्स ग्रेगोर जॉन मेंडल ने पूरे वर्ल्ड को समझाए थे इन ईयर 1866। आई रिपीट, व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन इज अ डिफरेंसेस अमंग क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये डेफिनेशंस आपके 10th के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए। इसके बाद आता है क्या? ईयर 1901। इसमें दूसरे साइंटिस्ट है ह्यूगो डिवरीज। ह्यूगो डिवरीज ने क्या समझाए? ह्यूगो डिवरीज ने समझाए एक यानी कि प्रोसेस जिसका नाम है म्यूटेशन। ये सब कुछ जीन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको पहला बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताया। म्यूटेशन, व्हाट इज म्यूटेशन? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 10th के लिए। व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप या सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। आपको नहीं समझ रहा होगा, लेकिन फिर भी अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे, अगर अभी सपोज करो अगर कोई एक प्रेग्नेंट वुमन है, ठीक है, और अगर सपोज करो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो जाता है कि हाई पावर की अगर कोई वो गोली खा लेती है तो क्या हो जाएगा? बॉडी में म्यूटेशन हो सकता है। डेवलपिंग चाइल्ड के बॉडी में म्यूटेशन हो सकता है। या कोई प्रेग्नेंट वुमन है और वो एक्सरे मशीन की तरफ चले जाए और अगर एक्सरे मशीन का फ्लैश उस पर पड़ जाए तो भी म्यूटेशन हो सकता है। हाई सन रेज या सन की जो रेज है वो 12 बजे से 3 बजे के दौरान बहुत हाई इंटेंसिटी ऑफ हीट होती है, वो रेज अगर उन पे पड़ जाए तो भी म्यूटेशन हो सकते हैं। तो म्यूटेशन एग्जैक्टली क्या है? तो म्यूटेशन यानी कि किसी के भी जेनेटिक्स के जो सीक्वेंस है या जीन है उसको चेंज करके नया जीन बना देते हैं। मिसाल के तौर पे सपोज करो ये डीएनए है और डीएनए के ऊपर की लिखावट को मैंने बोल चुका हूँ कि उसको जीन बोलते हैं। सपोज करो जो पैदा होने वाला बच्चा था वो गॉड, यानी ये कोड फॉर्म में, यानी कि इसके अंदर गॉड वाले कैरेक्टर आने वाले थे, मगर क्या हुआ? म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन हुआ तो क्या हो गया? देयर इज़ अ चेंज इन अ जेनेटिक मटेरियल। कुछ नहीं हुआ, बस खाली ये लोगों ने अपनी जगह चेंज कर दी। तो जो पैदा होने वाला बच्चा गॉड जैसा पैदा होने वाला था, अब वो पैदा होगा डॉग जैसा। देखो हल्का सा फर्क हुआ, मगर कितना बड़ा डिफरेंस हुआ। जो इंसान
यानी कि गॉड जैसे कैरेक्टर लेकर आने वाला था, वो क्या हो जा रहा है, यानी कि डॉग जैसे कैरेक्टर लेकर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, जीन्स ने अपनी जगह चेंज कर दिया, जीन्स ने अपनी जगह चेंज कर दी, जगह चेंज कर दी, रेसिपी चेंज हो गई, रेसिपी चेंज हो गई, कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। ये चीज़ समझाया था किसने, ह्यूगो डिवरीज ने। और इस प्रोसेस को चेंजिंग, सडन चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं म्यूटेशन। आई होप तुमको ये समझा होगा। और थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला साइंटिस्ट जो है, या थर्ड वाला जो काम हुआ है वो है 1902 में हुआ है, 1902 में वॉटसन, सॉरी इसके बारे में क्या है, सटन एंड वो, एक मिनट, वॉल्टर, सटन एंड या वॉल्टर एंड सटन आपकी बुक में लिखा हुआ है, वॉल्टर पहला लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्टर एंड सटन ये दोनों ने क्या समझा है, दोनों ने ये समझाया है कि कैसा, यानी कि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पैर्स में होते हैं। क्या होते हैं, पैर्स में, पैर में नहीं, पैर्स बोले तो क्या, जोड़ी में होते हैं, जोड़ी में, पैर्स में होते हैं। ये किसने समझाया, सटन एंड वॉल्टर, कभी इन ईयर 1902 में। पैर्स में मतलब नहीं समझा सर, देखो क्या हो जाता है, हम लोगों को जो जीन मिलते हैं जब हम पैदा होते हैं या पैदा होते रहते हैं उस टाइम पे, यानी मदर की बॉडी में जब हमारी बॉडी डेवलप होती रहती है उस टाइम पे क्या हो जाता है, हम लोगों को जो सारी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स है, या हमारे जो यस बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं वो सारे क्रोमोसोम हम लोगों को एक मदर की तरफ से मिलता है, एक फादर की तरफ से मिलता है। तो क्या हो जाता है, सारे क्रोमोसोम पैर्स में होते हैं। पैर्स मतलब क्या, दोनों जोड़ी में होता है, एक मदर की तरफ से, एक फादर की तरफ से, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या, पैर्स में। तो याद रखो, क्रोमोसोम्स आर इन पैर, क्रोमोसोम्स आर इन पैर। ये कौन बताया, सटन या वॉल्टर एंड सटन ने। कभी बताया, 1902 में इन्होंने ये बताया, ठीक है। इसके बाद तीसरे वाले जो है, या सॉरी फोर्थ वाले जो है, वो 1944 में, हमारे आज़ादी के 3 साल पहले। ये कौन है, ये है 3 साइंटिस्ट के नाम है, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, ये है AVERY, एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी। एक बार मैं सिर्फ स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, एवरी, मैकार्थी लिखा हुआ है, ठीक है। एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, ये 3 नाम इन लोगों ने बोले हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सी नहीं है, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, ये तीनों ने क्या बताया, तीनों ने साबित किए, दे हैव प्रूव्ड दैट DNA is a genetic material, DNA as genetic material, they have proved, ये याद रखो, they proved DNA as genetic material। ये अभी तक हम लोगों ने देखे, ठीक है। तो 1944 ईयर 1944 में 3 साइंटिस्ट, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, एवरी, प्लीज़ ये स्पेलिंग एक बार आप टेक्स्ट बुक में रीचेक कीजिए, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, इन लोगों ने क्या काम किया कि इन लोगों ने ये साबित किए, दे प्रूव दैट DNA इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और लास्ट वाला अभी है, ये मैं पहला वाला रब कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। तो लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला अब मैं बताता हूँ, ठीक है। लास्ट वाला जो है 1961 में जेकब एंड मोनाड, 1961 में जेकब एंड मोनाड ने जो है क्या किए, इन लोगों ने एक प्रोसेस समझाए जिसका नाम है प्रोटीन सिंथेसिस,
उन लोगों ने क्या समझा है, एक प्रोसेस जिसका नाम है प्रोटीन सिंथेसिस। अभी प्रोटीन सिंथेसिस ये वर्ड कुछ समझ नहीं रहा होगा आपको। प्रोटीन क्या है? अब मैंने आपको बोला था कि बिल्डिंग का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, एक ब्रिक, एक ईंट। वैसा बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, सेल। वो एक सेल जो है कितने यानी वो एक सेल जो है 60% एंड अबव, बल्कि उससे ज़्यादा भी अगर बोलूँ तो भी चलेगा, प्रोटीन से बनी हुई है। हर एक सेल जो है ज़्यादातर प्रोटीन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। तो नेचुरली हमारी बॉडी में प्रोटीन बनना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जब कभी भी कोई जिम के लिए जाता है, जिम करता है, तो वो प्रोटीन पाउडर लेता है। जब कभी भी कोई प्रेग्नेंट वुमन होती है तो उसको प्रोटीन पाउडर मिल्क में देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक बॉडी बन रही है। वो बॉडी किससे बन रही है? सेल से बन रही है। तो सेल किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। तो इसके लिए प्रोटीन, ठीक है। ये वर्ड मैं समझा रहा हूँ। सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब क्या? टू मेक। सिंथेसिस मतलब क्या? टू मेक। यानी हमारी बॉडी में प्रोटीन कैसा बनता है ये समझाए थे जेकब एंड मोनाड ने, कभी इन ईयर 1961 में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये सारी बातें समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये एक बार आप वापस से देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले कौन थे? 1866 में, 1866 में जो पहले थे, जो मैंने अभी रब कर दिया हूँ, उनका नाम क्या था? ग्रेगोर जॉन मेंडल। जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। ग्रेगोर जॉन मेंडल ने काम क्या किए थे? उन्होंने सारी दुनिया को जेनेटिक्स समझाए थे। व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स बोले तो क्या? द ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी बोले तो क्या? पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। वेरिएशन बोले तो क्या? डिफरेंसेस अमंग क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीज़ें किसने समझाए थे? ग्रेगोर जॉन मेंडल ने, ठीक है। आपको खाली याद रखना है, डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर इन ईयर 1901 में ह्यूगो डिवरीज ने एक प्रोसेस समझाया जिसका नाम है म्यूटेशन। म्यूटेशन बोले तो क्या? सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ये आपको याद रखना ज़रूरी है, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। इसका डेफिनेशन भी, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज, या सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप इज नोन एज म्यूटेशन, ठीक है। ये हो गया। फिर और उसका एग्जांपल मैंने बताया था, गॉड का डॉग बन जाता है, वो बताया था। इन ईयर 1902 में सटन एंड वॉल्टर, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर, या आपकी बुक में वॉल्टर एंड सटन लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या किए थे? क्रोमोसोम हम लोगों को पैर्स में, यानी कि 2 क्रोमोसोम है हमारे पास, एक मदर की तरफ से यानी मदर की बॉडी से मिलता है, एक फादर की बॉडी। तो पूरे ऑर्गेनिज्म जो बने हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, ये आधा हिस्सा मदर की बॉडी से, आधा हिस्सा फादर। ऐसा यानी ये नहीं कि आधा मदर है आधा ऐसा नहीं है। क्रोमोसोम के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि एक क्रोमोसोम, अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम है तो 23 मदर से मिले, 23 फादर से। आई होप समझ में आया, ठीक है। तो ये हो जाता है। इसके बाद इन ईयर 1944 में 3 साइंटिस्ट, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, ठीक है, इन लोगों ने क्या किए? प्रूव किए कि डीएनए इज योर जेनेटिक या आवर जेनेटिक मटेरियल। इन शॉर्ट डीएनए इज आवर रेसिपी, मेरी भाषा में, ठीक है। इसके बाद इन ईयर 1961, ये लास्ट है आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, इन ईयर 1961 जेकब एंड मोनाड ने क्या समझाए? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि हमारी बॉडी प्रोटीन कैसा बनाती है। क्यों इस पार्ट को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? बोल चुका हूँ कि हमारी बॉडी 60% एंड अबव या 80% एंड अबव जो है प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है। प्रोटीन से बनी हुई है। हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट 75% है, वो अलग है, मगर अगर केमिकल के हिसाब से देखा जाए तो प्रोटीन हमारे सेल को बनाने में बहुत हेल्प करती है। तो वो प्रोटीन कैसा बनता है, क्या प्रोसेस से बनता है, उसको कौन समझाया? जेकब एंड मोनाड ने 1961 में, ठीक है। इतना बता दिए। अब इसके बाद आगे आपके टेक्स्ट बुक में सेकंड पैराग्राफ में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज दिया है। बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें फाइंड आउट होने के बाद, ठीक है, क्या हो गया? देश ने दुनिया ने बहुत सारी तरक्की की है, नो डाउट हमारी कंट्री ने, इंडिया ने भी बहुत तरक्की की है। तो देश ने और दुनिया ने बहुत सारी तरक्की की है। क्या क्या तरक्की की है? तो उसमें उन लोगों ने कुछ नाम दिए। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
सबसे पहला वाला ग्रेग और जॉन मेंडल 1866, ठीक है। तो ये रब कर रहा हूँ मैं अभी। अब इसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें क्या समझाया है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में उसने ये समझाया है, फाइन, सेकंड पैराग्राफ में उसने कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज किया जो आपको मालूम होना चाहिए। एक बोला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का शॉर्टकट हम लोग लिखते हैं स्मॉल आर डीएनए। आर रिप्रेजेंट रिकॉम्बिनेशन वाला आर, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, आप लोगों ने सुने होंगे कि एक लाश मिली है, एक ऐसा सुने होंगे जस्ट कोई केस में एक लाश मिली है जिसका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा है। अब उसको कैसा पहचानेंगे, डीएनए के ज़रिए। वो डीएनए के ज़रिए कैसा पहचानते हैं, तो वो ये टेक्निक यूज़ करते हैं। आपने सुने होंगे कि कोई बहुत यानी दौलत वाला या मालदार इंसान जो है उसके पास कोई एक लड़का आ गया और वो बोलता है कि मैं आपका ही बेटा हूँ वगैरह वगैरह, तो यानी कि ये लड़का इसका बेटा है या नहीं, या ये बाप यानी ये आदमी इसका बाप है या नहीं, ये सब कैसा पहचानते हैं, डीएनए की टेस्टिंग के ज़रिए से। तो ये टेस्टिंग के प्रोसेस का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जब डीएनए वगैरह की सारी खोज हो गई, ये सब हो गया, तो हम लोग आहिस्ते आहिस्ते ये सारी चीज़ें हम लोग यानी कि अपने फ़ायदे के लिए बना सकें। इसके बाद यानी आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से बोल रहा हूँ, इसके बाद एक और चीज़ बोला गया है कि जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में अगर कोई डिसऑर्डर है, जैसे सपोज करो किसी को ऐसा लिखा हुआ है उसके डीएनए इज़ अवर रेसिपी में लिखा हुआ है कि फ्यूचर में इनको डायबिटीज़ हो सकती है, यानी होने वाली है। और अभी पता चला कि कैंसर भी जेनेटिक वाला डिसऑर्डर है, तो पता चला कि कैंसर भी जो है उनको होने वाला है। अब अगर वो इंसान अगर बहुत दौलतमंद है और उसको अगर पता कर गया कैसा भी कि मेरे जेनेटिक्स में गड़बड़ी है, मेरे फ्यूचर जेनेटिक्स में या फ्यूचर जनरेशन में ये ना आए, तो वो क्या करेगा, अपने डीएनए को चेंज कर सकता है। याद रखो, तो क्या हो जाता है, वो जीन निकाल देगा। कौन सा जीन, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इसको डायबिटीज़ होने वाली है या इसको कैंसर होने वाला है, और कोई उसका अच्छा वाला लगा देगा जीन। कौन सा अच्छा वाला, कि जिससे डायबिटीज़ ना हो, जिससे कैंसर ना हो, ये भी होता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को भी क्योर किया जाता है, ये आपके बुक में बताया गया है। फिर वेरियस प्लांट्स के इसमें भी जो है ये बताया गया, यानी कि प्लांट जो हमारे जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उसमें अचानक में कोई भी प्लांट जो है 6 महीना लगा रहा था इतनी हाइट में आने के लिए, मगर जेनेटिकली कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन किए कि 6 महीने में वो इतना बड़ा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी बुक में दी हुई है, ये सारे वर्ड्स मैं खाली एक बार रीड आउट करता हूँ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में बोला है, वो मैंने आपको बता दिया। फिर हमारी कोई जेनेटिक बीमारी है उसको डायग्नोस करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, वो आपको बता दिया, अगर कोई डायबिटीज़ वगैरह हो तो। फिर उसके बाद हम लोग हाइब्रिड वैरायटीज़ बना सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटीज़ कैसे बना सकते हैं, तो आप लोगों को मालूम है कि खच्चर जो होते हैं, ये क्या होते हैं, घोड़े और गधे का मिक्सचर होता है। ये खच्चर याद रखो क्या करते हैं, यानी कि ये गधे की तरह काम तो करते हैं मगर घोड़े भी दिखाई देते हैं, लेकिन हाइट में थोड़े शॉर्ट होते हैं। तो क्या हो जा रहा है, हम लोग 2 डिफरेंट चीज़ को या 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को मिलाकर बना रहे हैं। इससे क्या हो जाता है, वो सस्ता भी मिलता है। मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, वो सस्ता भी मिलता है और वो काम भी वैसा ही करता है जैसा घोड़ा और गधा करता है। दोनों का मिक्सचर है ना, इसीलिए। समझ में आया? तो क्या हो जाता है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसा पोमैटो, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, पोमैटो, ये 2 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट को मिलाकर बनाया गया। उसके जड़ के पास, ये ज़मीन है और ये इसकी जड़ है, जड़ के पास जो रहेंगे पोटैटो रहेंगे और ऊपर जो आएंगे वो रहेंगे टमाटे। तो एक ही प्लांट में हम लोग 2 वैरायटी ले रहे हैं। तो क्या हो गया, कम जगह में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हम लोगों को मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल या फ्रूट हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि टोमेटो जो है वेजिटेबल में आता है। तो ये पोमैटो, तो क्या हो जा रहा है, पोटैटो प्लस पोमैटो। तो
तो ये दो का कॉम्बिनेशन हम लोगों को मिल गया। तो वैसा भी हम लोग जेनेटिक्स से क्या बोलते हैं ना, मैनिपुलेशन कर करके हम लोग कुछ नहीं, कल ही रेसिपी चेंज करना है, आपको प्रोग्रामिंग चेंज करना है, आपका ऐप बराबर काम करेगा या सॉफ्टवेयर बराबर काम करेगा। वैसा ही आपको जेनेटिक्स आना चाहिए, उसके साथ खिलवाड़ करने, मतलब उसके साथ चेंजेस करने। अगर आप कर दिए तो आपको सक्सेस मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें उसने बोला है। इसके बाद आगे उसने कुछ 3 टर्मिनोलॉजीज बोला है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन और सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। ये सारी चीज़ें उसने बोला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को समझने के लिए आपको डीएनए डिटेल में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको जो है ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर आपको ये सारे वीडियो में कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए। आपको मैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जितना जल्दी हो सके आपको आंसर करूँगा। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ इस वीडियो से समझ में आया होगा। थैंक यू।